गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे कारा मॉर्फोलॉजी एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी कि आज के इस लेक्चर में हम कारा, जो कि एक ग्रीन एल्गी होती है, इसकी बाह्य संरचना व वृद्धि जनन का अध्ययन करेंगे। कारा फ्रेश वाटर एल्गी भी है। सबसे पहले हम इसकी वर्गीकृत स्थिति यानी कि सिस्टमेटिक पोजीशन, जो फ्रिज के द्वारा दी गई है, को पढ़ेंगे। डिवीज़न थैलोफाइटा, सब डिवीज़न एल्गी है। इसकी क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर कॉरेल्स, फैमिली कॉरेसी और इसका जीनस कारा है। नेक्स्ट हम देखेंगे सामान्य लक्षण। कॉरेल्स ऑर्डर के अंतर्गत अत्यधिक विकसित हरे रंग के शैवालों को शामिल किया गया है। इसमें 6 जेनेरा तथा 215 जातियां आती हैं। इस ऑर्डर के शैवाल शांत व स्वच्छ जल में उगते हुए पाए जाते हैं तथा इनकी वृद्धि के लिए बहुत कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पादप शरीर CSU3 के जमाव के कारण कठोर हो जाता है, यानी कि जब इसके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है तो यह छूने पर खुरदुरे प्रतीत होते हैं। प्लांट बॉडी जटिल होती है तथा इरेक्ट व ब्रांच्ड होती है, जो नोड व इंटरनोड में डिवाइड होती है। नोड पर सीमित वृद्धि वाली शाखाएं या पत्तियां लगी रहती हैं। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साइज में बड़े होते हैं और संरचना में जटिल होते हैं, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्लोब्यूल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को निक्यूल कहा जाता है। कारा में जूस्पोर का अभाव होता है तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमस टाइप का होता है। कॉरेल्स ऑर्डर को 4 फैमिली में डिवाइड किया गया है। फैमिली कॉरेसी में 7 जीवित जेनेरा शामिल किए गए हैं तथा शेष 3 फैमिली में फॉसिल जेनेरा रखे गए हैं। यानी कि जो कॉरेसी फैमिली है उसमें 7 जेनेरा आते हैं और बाकी की जो 3 फैमिली होती हैं उन्हें उनके अंतर्गत फॉसिल जेनेरा इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राप्ति स्थान यानी कि अक्यूरेंस, कि कारा कहाँ पाया जाता है। तो यह ताज़े स्वच्छ जल में पाया जाता है, जो स्थिर जल के जलाशयों में निमग्न अवस्था में रहते हैं तथा अपने राइजोइड्स द्वारा कीचड़ या अधोस्तर से लगे रहते हैं। इसकी कुछ जातियां जैसे कारा बाल्टिका खारे पानी में पाई जाती है। ताज़े पानी में उगने वाली जातियों के पादप शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट जम जाता है, इसलिए यह छूने पर खुरदुरे प्रतीत होते हैं। भारत में कारा की लगभग 27 जातियां ज्ञात हैं, जिनमें से कारा जिनेलिका, कारा वॉल्ची, कारा कॉरेलाइना आदि स्पीशीज सभी जगह पर देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। कारा का पादप शरीर राइजोइड्स और मुख्य अक्ष में डिवाइड होता है। इसका पादप शरीर थैलॉइड होता है क्योंकि इनमें रूट, स्टेम, लीफ आदि नहीं पाए जाते हैं, इसलिए पादप शरीर थैलेनुमा दिखाई देता है। यह राइजोइड्स की सहायता से कीचड़ में जुड़ा रहता है, कीचड़ से जुड़ा रहता है। राइजोइड्स बहुकोशिकीय होते हैं तथा प्लांट की लंबाई 20 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसका मुख्य अक्ष लंबा, बेलनाकार व शाखित होता है। मुख्य अक्ष अनेक छोटी नोड व इंटरनोड में डिवाइड रहता है। प्रत्येक नोड से 2 प्रकार की शाखाएं निकलती हैं, जिसमें फर्स्ट होती है निश्चित वृद्धि वाली शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, और सेकंड अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। फर्स्ट हम देखेंगे निश्चित वृद्धि वाली शाखाएं। ये चक्रों में विकसित होती हैं तथा दूसरे पर्व संधि की शाखाओं से एकांतर क्रम में विन्यस्त होती हैं। प्रत्येक शाखा में 5 से 15 नोड व इंटरनोड पाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार इन शाखाओं को पत्तियां भी कहा जाता है। सेकंड हम देखेंगे अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाएं यानी कि ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। प्रायः नोड की पत्तियों की कक्ष से अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती हैं, यानी कि नोडल रीजन से यह निकलती हैं, जो मुख्य अक्ष की भांति लगातार वृद्धि करती रहती हैं। कुछ शाखाओं के आधार से एक कोशिकीय स्टिप्यूल्स भी निकलते हैं। कारा की स्पीशीज में पर्व संधियों के चारों ओर कॉर्टेक्स भी पाया जाता है। अब हम देखेंगे इसमें
कि यहाँ पर जो कारा का जो बाह्य संरचना है वह कैसी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में कि ये कारा का पादप शरीर है जिसमें नीचे की ओर राइजोइड्स प्रेजेंट है जो कि बहुकोशिकीय होते हैं और कीचड़ में धंसे हुए रहते हैं और प्लांट बॉडी को स्थिर रखते हैं। राइजोइड से आप देखेंगे मुख्य अक्ष निकल रहा है जो कि सीधा होता है और बेलनाकार होता है। मुख्य अक्ष से दो तरह की शाखाएं एराइज होती हैं, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं और असीमित वृद्धि वाली शाखाएं। इनमें नोड व इंटरनोड भी प्रेजेंट होते हैं, पर्व व पर्व संधि भी पाई जाती है। तो यह कारा का पादप शरीर है जो देखने में एक झाड़ी के समान दिखाई देता है, लेकिन प्लांट बॉडी इसकी थैलॉइड होती है। आगे हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक कोशिका के साइटोप्लाज्म में एक केंद्रक तथा अनेक डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी कि जो कारा की सेल्स होती हैं उन सेल्स में यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है और क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो डिस्क नुमा होता है, डिस्कॉइड होता है। जबकि इसके पहले हमने जो दूसरे क्लोरोफाइसी मेंबर को डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, तो हमने देखा कि जो वॉलवॉक्स और क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट कप शेप्ड होता है तथा जो ओडोगोनियम है उसमें क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट होता है। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कारा है, कारा में डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तथा इनमें पायरिनॉइड्स एब्सेंट होते हैं। पुरानी कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है जिसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है। यदि हम सेल की ग्रोथ देखें तो कारा में वृद्धि एपिकल सेल द्वारा होती है। ये कोशिकाएं मुख्य अक्ष तथा शाखाओं के अग्रस्त सिरों पर पाई जाती हैं। एपिकल सेल डोम शेप्ड या अर्धचंद्राकार होती है जो अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा निचली या लोअर बाइकॉन्वेक्स इंटरनोडल इनिशियल तथा ऊपरी बाइकॉन्केव नोडल इनिशियल में विभाजित हो जाती है। इंटरनोडल इनिशियल पुनः विभाजित न होकर लंबाई में वृद्धि करके पर्व का निर्माण करती है, यानी कि जो इंटरनोडल इनिशियल है उसी से पर्व का निर्माण होता है और जो नोडल इनिशियल है वह अनेक बार डिवीज़न करती हैं और नोडल कोशिकाएं बनाती हैं, जिसके कारण दो केंद्रीय तथा अनेक परिधीय कोशिकाएं बन जाती हैं। जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं उनके द्वारा सीमित वृद्धि वाली शाखाओं का निर्माण होता है जो आगे वृद्धि नहीं करती हैं, अतः इनके एपेक्स नुकीले हो जाते हैं। कुछ जो परिधि कोशिकाएं होती हैं वे अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाओं को जन्म देती हैं, यानी कि हम यह देखें कि परिधि कोशिकाएं सीमित वृद्धि वाली शाखाओं को जन्म देती हैं और कुछ परिधि कोशिकाएं असीमित वृद्धि वाली शाखाओं को भी जन्म देती हैं। ये शाखाएं मुख्य अक्ष की भांति होती हैं तथा इन पर अग्रस्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम देखेंगे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है यह एक नोडल सेल का डायग्राम है जिसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि डिस्कॉइड फॉर्म में होते हैं और छोटी छोटी वैक्यूल्स पाए जाते हैं। जबकि यदि हम इंटरनोड का स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनोड में छोटी छोटी वैक्यूल की जगह पर एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है तथा कोशिका आयताकार होती है। अब हम देखेंगे प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। कारा में दो प्रकार का प्रजनन पाया जाता है, फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज के इस लेक्चर में हम केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ही अध्ययन करेंगे। कारा के पौधों में विभिन्न प्रकार की वर्धी अतिवृद्धियाँ उत्पन्न होती है, यानी कि कई कारा के प्लांट्स में कई प्रकार की आउटग्रोथ देखने को मिलती हैं। ये आउटग्रोथ पृथक होकर नए पौधों को जन्म देती हैं। अलैंगिक प्रजनन अब हम देखेंगे इसकी मेथड्स कि वर्धी जनन जो होता है वो कितनी विधियों द्वारा होता है। तो यहाँ हम 4 विधियों द्वारा वर्धी जनन का अध्ययन करेंगे, जिसमें फर्स्ट है एमाइलम स्टार्स। ये संरचनाएं तारे जैसी होती हैं, यानी कि स्टार शेप्ड होती हैं, जो मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधि पर कोशिकाओं के समूह से बनती हैं। इनके अंदर स्टार्च भरा रहता है और पृथक होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। सेकंड, बुलबिल्स द्वारा वर्धी जनन। इस प्रकार का जनन में
जो संरचनाएं होती हैं वह छोटी गोल नलिका के समान होती हैं। कारा एस्पेरा जो जाति होती है इसमें बुलबिल्स राइजोइड पर उत्पन्न होते हैं जो मदर प्लांट से पृथक होकर अंकुरण करके नया पौधा बनाते हैं। थर्ड टाइप का रिप्रोडक्शन है एमॉर्फस बुलबिल्स या थर्ड मेथड होती है एमॉर्फस बुलबिल्स द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस प्रकार की संरचना भोजन संचित की हुई छोटी छोटी कोशिकाओं के मिलने से बनती हैं। इनका निर्माण राइजोइड की पर्व संधि यानी कि नोड पर होता है जो अलग होकर नए पौधे को जन्म देती हैं। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं ये एमाइलम स्टार्च द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और सेकंड आप देख सकते हैं सेकंड आप देखेंगे बुलबिल्स द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट मेथड है अगला सेकेंडरी प्रोटोनिमा द्वारा वर्धी जनन। कभी कभी कारा के पौधों की पर्व संधियों से अनेक अपस्थानिक प्रोटोनिमा जैसी शाखाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा जब प्लांट से अलग होता है तब यह या नोड से अलग होता है तो यह नए पौधे को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार आज के इस लेक्चर में हमने कारा के बाह्य संरचना और वर्धी जनन का अध्ययन किया। थैंक यू।